तो हम लोग जो है लाउडनेस पढ़ रहे थे। तो आपको हम बता रहे थे कि साउंड का जो लाउडनेस होता है वो बेसिकली इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लाउडनेस होगा उसकी उतनी ज़्यादा ही इंटेंसिटी होगी। तो आपको जो है यहाँ तक बता चुके थे कि अगर इंटेंसिटी जो है वो -6 हो 10⁻, तो लाउडनेस जो होता था वो बताए थे 10 log 10 बेस I/I0। अब I/I0 जो है, I0 एक लीस्ट इंटेंसिटी था, जो एक ऐसा इंटेंसिटी था जो ह्यूमन बीइंग जो है उस इंटेंसिटी को समझ पाता है। ठीक है ना, उसको वो इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो I का वैल्यू यहाँ पर -6 दिया था, तो 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6, 10 6 जा 60 डेसिबल। ठीक है, आगे अगर इंटेंसिटी 10⁻⁻9 हो तो बीटा जो है वो कितना होगा, यहाँ पे -9 नहीं, माइनस यहाँ पर -9 वाला बता चुके थे, यहाँ पे -8 -7 -6 इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए तो -6 हो गया था, माइनस अब बच गया कितना, -5 बच गया। अगर -5 रखेंगे यहाँ पर 10 log 10 बेस I की जगह पर 10⁻⁻5, तो -5 जो है वो -12 ऊपर जाएगा तो बनेगा 70, 7 बनेगा और 10⁻7 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 70 डेसिबल बनेगा। ठीक है, 70 डेसिबल। ये जो 70 डेसिबल का साउंड होता है वो बेसिकली कार ये सब जो चलता है उसका साउंड जो होता है वो 70 डेसिबल का लगभग होता है। कार ट्रक ये सब जो चलता है, ठीक है ना, 70 डेसिबल के आसपास। ठीक है, 80, अच्छी बात है। अगला है 10 का पावर, अगर इंटेंसिटी जो है 10 का पावर अगर हम -4 रखेंगे, 10 का पावर -4, तो इंटेंसिटी की जगह पे अगर 10 का पावर -4 रखेंगे, यहाँ पर 10 का पावर -4 तो हो जाएगा यहाँ पर -12 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁸। 10⁸ में जो पावर है 8 वो पहले 10 से मल्टीप्लाई होकर 80 बन जाएगा और log 10 बेस 10 1 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 80 डेसिबल का साउंड आएगा, और 80 डेसिबल का साउंड थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लाउड होगा। काफ़ी ज़्यादा लाउड होगा इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी एरोप्लेन ये सब चलेगा, एरोप्लेन उससे जो साउंड निकलेगा वो बेसिकली कितना डेसिबल का होगा, ऑफकोर्स हमारा 80 डेसिबल का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इंटेंसिटी जो है बढ़ाते अगर हम इंटेंसिटी 10⁻³ कर दिए, 10⁻³ कर देंगे तो लाउडनेस जो होगा बीटा इक्वल टू 10 log 10 बेस I/I0। तो यहाँ पर I की जगह पे रखने वाले 10⁻³ -3 जो है इसके साथ -12 जो ऊपर जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होके 90 डेसिबल ही क्रिएट करेगा। ठीक है, -12 जो है ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, -3 + 12 +9 और +9 10 से मल्टीप्लाई होके 90 डेसिबल क्रिएट होगा। ये 90 डेसिबल का साउंड जो होता है काफी ज्यादा लाउड होता है। ठीक है, काफी ज्यादा लाउड होता है। जो हॉर्न ये सब हो गया, हॉर्न ये सब जो होता है, हॉर्न ये सब वो काफी ज्यादा हाई लाउडनेस होता है उसका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फैक्ट्री ये सब का जो साउंड होता है वो लगभग 90 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच में ही लाइक करता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते 10⁻³ से 10⁻² कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻², -12 जो ऊपर जाएगा 10 बनाएगा, 10 10 100 डेसिबल। ये 100 डेसिबल का साउंड जो है वो लगभग फैक्ट्री ये सब में जो मशीनें चलती है उस सब में जो है यूज होता है। उतना साउंड जो है निकलता है, तो उतना साउंड जो है काफी ज्यादा लाउड साउंड होता है। ठीक है, उसी तरह अगर इंटेंसिटी जो है बढ़ाते 10⁻⁻1 कर देंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी 10⁻⁻1 हो जाएगा, और 10⁻⁻1 होगा तो यहाँ पर 11 हो क्रिएट होगा, 11 110 डेसिबल, 110 डेसिबल जो है। और अगर इंटेंसिटी जो है बढ़ाते अगर हम 10⁻0, ठीक है ना, 0 कर देंगे, कितना कर देंगे, -1, फिर 10 का पावर कितना हो गया, 0 हो गया, 10 का पावर 0 हो जाएगा तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 10 log 10 बेस I/I0। I है हमारा अपोज 10 का पावर 0 अपॉन 10 का पावर -12,
10 का पावर -12 जो है ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 का पावर +12 प्लस 12, ये 10 से मल्टीप्लाई होके 120 डेसिबल का साउंड जो है वो क्रिएट करेगा। 120 डेसिबल का साउंड, देखिए दिख नहीं रहा होगा इस तरह, ठीक है। 120 डेसिबल का साउंड क्रिएट करेगा। 120 डेसिबल और 110 डेसिबल का साउंड जो है वो जो जेट प्लेन होता है, जेट प्लेन या फाइटर प्लेन जो होता है, फाइटर प्लेन अगर उड़ता है तो इतना साउंड जो है लाउड निकलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते गए वैसे वैसे लाउडनेस भी क्या होता गया, ऑफकोर्स बढ़ते गया, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी और लाउडनेस को अगर हम ग्राफ की तरह प्लॉट करें तो कैसे बनेगा वो आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं, समझिएगा। ऐसे बीटा इज इक्वल टू है 10 लॉग 10 बेस आई अपॉन आई। तो बेसिकली बीटा और आई का जो ग्राफ है वो लॉग की तरह ही है, लॉग की तरह ही है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब इंटेंसिटी जो है जीरो था, जब इंटेंसिटी जीरो था, ठीक है, जब इंटेंसिटी जीरो था, इंटेंसिटी जीरो के लिए तो हम बता ही नहीं है साउंड के लिए। अगर मान लीजिए कि इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो रखेंगे तो log 10 बेस यहाँ पे जीरो बनेगा, और log 10 बेस जीरो डिफाइंड नहीं होता, इसलिए ई जो है काफी नीचे होता है, नेगेटिव। ग्राफ जो है log x का वो कुछ इस तरह का होता है ऐसे, लेकिन इधर के लिए तो डिफाइंड ही नहीं था। मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो हम जो है सुन सकते हैं I नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी पीछे वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीछे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इंटेंसिटी हमको सुनाई नहीं देगा, इसलिए इसके पीछे वाला जो है हम इरेज कर दिए। इसके आगे से बनाएंगे तो जब 10 टू द पावर -12 था तो लाउडनेस कितना आया था, ऑफकोर्स 0 डेसिबल का। लेकिन जैसे ही 10 का पावर अगर हम -11 किए थे, सॉरी हाँ 10 का पावर -11, तो साउंड लगभग आया था 10 डेसिबल का। उसी तरह और बढ़ाए थे इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी बढ़ा के 10 का पावर -10 किए थे तो इंटेंसिटी लगभग, सॉरी लाउडनेस लगभग 20 डेसिबल का आसपास आया था। और उसी तरह बढ़ाते 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 10 का पावर -9 किए, फिर 10 का पावर -8 किए, बढ़ाते 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 10 का पावर 0 किए थे, 10 का पावर 0, तो लगभग 120 डेसिबल का साउंड आया था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे देखिए लाउडनेस भी क्या होता जाता है, ऑफकोर्स बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ग्राफ बीटा और आई का, लाउडनेस वर्सेस इंटेंसिटी का। चलिए एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, आराम से समझिएगा। सवाल है कुछ इस तरह का, सवाल है कि यहां पर एक सोर्स है, अपोज ए पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। अब यहां पर एक पॉइंट सोर्स है और इससे काफी डिस्टेंस दूर, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब कुछ डिस्टेंस दूर जो है, यहां पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, डिटेक्टर, ठीक है। यहां पर डिटेक्टर लगाया हुआ है और वो जो है वो 80 डेसिबल का साउंड सुनता है, डिटेक्टर। यहां पर जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो कितना डेसिबल का साउंड सुनता है, ऑफकोर्स 80 डेसिबल का साउंड सुनता है, ठीक है। तो 80 डेसिबल का साउंड सुन रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सोर्स लगा हुआ है, सोर्स, इसकी पावर को हम बढ़ा दिए, पावर को क्या किए, इंक्रीज कर दिए सोर्स का। सोर्स के पावर जब बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाने से क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर।
तो इस पॉइंट पे जहां पे डिटेक्टर रखा हुआ था उसमें पार्टिकल का जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो डबल हो गया। पार्टिकल का जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमारा सवाल है कि अब जो है वहां पे लाउडनेस कितना होगा। अब डिटेक्टर जो है उसका लाउडनेस कितना जो है उसको परसीव कर पाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सवाल लिखिए, इफ पावर ऑफ सोर्स is increased, power of source is increased, then pressure amplitude at point P, इस point P पर at point P is twice, प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। ठीक है ना, तो बताना है देन फाइंड न्यू इंटेंसिटी ऑफ न्यू लाउडनेस ऑफ साउंड डिटेक्ट बाय डिटेक्टर। ये सवाल है कि इस पावर को बढ़ाने से क्या हुआ कि इसकी प्रेशर एम्पलीट्यूड डबल हो गई, और डबल होने से क्या हुआ कि नया एक लाउडनेस बनेगा। तो बताना है कि नया लाउडनेस कितना होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं, सवाल मिटा देते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि शुरुआत में इंटेंसिटी यहां पर इनिशियली आई था, कितना था, आई। तो बताइए कि इस पॉइंट पे अगर हम बीटा डेसिबल का फॉर्मूला लिखें, लाउडनेस का फॉर्मूला लिखें, तो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू 10 log 10 बेस आई अपॉन आई, यही होता है। तो बताइए कि यहां से बीटा इक्वल टू 10 log 10 बेस इंटेंसिटी कितना है, आई अपॉन आई नोट, और यहां पे लाउडनेस जो है सवाल में दिया हुआ है कितना, ऑफकोर्स 80 डेसिबल। 10 से 8 बार में, तो हमारे पास 8 इक्वल टू log 10 बेस आई अपॉन आई नोट आ गया। बताइए log 10 बेस आई अपॉन आई नोट, log 10 बेस m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, और बेस कितना है 10, तो लिखेंगे log 10 बेस m माइनस log 10 बेस में 10 होना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे log i बेस 10 माइनस log आई नोट बेस 10, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी को याद नहीं है तो आपको लिख देते हैं, log m अपॉन n, ई बेस में होता है log बेस में e, m माइनस log n बेस में e होता है, आप याद रखिएगा। तो बताइए यहां पर कि a आ गया, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या हुआ कि इसके पावर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, पावर जब बढ़ेगी यहां पर सोर्स की, तो पावर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई ए, और जब पावर बढ़ेगा तो बताइए कि इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी हम पढ़ा चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और अगर यहां पे इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो यहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको दिख रहा है कि सिंस इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का क्या है, स्क्वायर है, तो बताइए कि I इज इक्वल टू, इनको ऐसे लिख सकते हैं Kp नोट स्क्वायर। अब क्या हुआ कि हम यहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, सवाल में डबल हो गया, प्रेशर एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है नया वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा शुरुआत की इंटेंसिटी से, समझ गए ना। तो बाद का जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा, और बताइए कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे लाउडनेस भी क्या होती है, बढ़ती है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो बताइए कि अगला जो है यहाँ पर इंटेंसिटी फाइनली हम मान लिए वहां पे इंटेंसिटी क्या हो गया, आई डैश हो गया। तो बताइए कि अगर हम वहां पे लॉगनेस भी क्या हो जाएगा, बीटा डैश इक्वल टू 10 लॉग 10 बेस। अब फाइनल इंटेंसिटी कितना है, आई डैश अपॉन आई नोट। बताइए कि बीटा डैश नहीं पता, बराबर 10 लॉग 10 बेस आई डैश कितना है, ऑफकोर्स 4i है अपॉन कितना, आई नोट। बताइए कि बीटा डैश अपॉन 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग m, क्या होगा, लॉग m अपॉन m को लिखेंगे। तो लॉग 10 बेस 4i माइनस लॉग 10 बेस आई नोट। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे कि लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n ये होता है। तो बताइए यहाँ पर कि हम इसको जो है बीटा डैश अपॉन 10 इक्वल टू इसको लिखने वाले हैं लॉग 10 बेस 4 प्लस लॉग 10 बेस आई, इसको लिखने वाले हैं माइनस लॉग 10 बेस आई। और सबको पता होना चाहिए कि लॉग 10 बेस 4 का वैल्यू जो है वो 0.60 होता है। कितना होता है, 0.60 होता है, सबको पता होना चाहिए। तो बताइए कि यहां पर इसको इक्वेशन आप मान लीजिए सेकेंड, अगर हम इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से कि log 10 बेस आई सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। उसी तरह log 10 बेस आई नोट और माइनस माइनस प्लस log 10 बेस आई नोट, माइनस में प्लस में ये भी सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बटेगा बीटा डैश अपॉन 10 माइनस 8 इक्वल टू 0.60 ये बचेगा। तो हम जो है यहाँ पर इसको सवाल को हम इरेज कर रहे हैं इतना दूर, और दो इक्वेशन हमको पता चल गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो लिखेंगे हम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो बनेगा बीटा डैश LHS में बाई 10। यहां पर ए वाला में से ए वाला घटाएंगे तो -8, LHS में ए हो गया, RHS में ए बचेगा 0.60 माइनस ए वाला कट के कैंसिल हो गया, ए वाला भी कट के कैंसिल हो गया, सिर्फ ए बचेगा। तो बताइए यहां से कि बीटा डैश इक्वल टू 8 को उधर भेजिए तो 8 प्लस 0.60 तो बाई 10, तो बीटा डैश अपॉन 10 इक्वल टू 8.60। तो बताइए कि यहां से नया जो लाउडनेस आ गया हो गया 8.60 इंटू 10 इक्वल टू 86 डेसिबल। ठीक है, तो अब जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड डबल होने की वजह से जो नया लाउडनेस सुनेगा डिटेक्टर वो कितना सुनेगा, ऑफ कोर्स 86 डेसिबल का सुनेगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, आराम से समझिएगा। सवाल है इस तरह का कि यहां पर एक सोर्स है, ऑफ कोर्स कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। ठीक है, और यहां से 100 मीटर डिस्टेंस दूर, यहां से 100 मीटर डिस्टेंस दूर एक यहां पर डिटेक्टर है साउंड का, और इनिशियली जो है ये डिटेक्टर यहां पर, वो डिटेक्टर जो है इस सोर्स की तरफ, पॉइंट सोर्स की तरफ जो है, ये पॉइंट सोर्स की तरफ ऐसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जब टाइम 0 था, ठीक है, जब टाइम 0 था तो ये जो है लाउडनेस वो जो है 60 डेसिबल का सुन रहा था। जब टाइम 0 था तो कितना सुन रहा था लाउडनेस, 60 डेसिबल का। अब क्या होता है कि ये जो है इस
सोर्स की तरफ चलता है चलता है चलता है चलता है। बताइए कि जब ए डिटेक्टर जो है सोर्स की तरफ आएगा, सोर्स की तरफ आएगा तो क्या होगा, सोर्स की तरफ आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑफ कोर्स इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस सोर्स और डिटेक्टर के बीच में घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो बताइए कि लॉसनेस बढ़ेगी कि घटेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी जो होता है वो होता है P/4 पाई r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बताइए कि अगर डिस्टेंस घटेगी तो इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स लाउडनेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लाउडनेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सवाल है कि ये जो है डिटेक्टर चलते 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 कितना सेकंड के बाद जो है वो 80 डेसिबल का साउंड सुनेगा। 80 डेसिबल क्यों? क्योंकि जब नजदीक आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स लाउडनेस भी बढ़ेगा। तो 60, 61, 62, 63, 64, 65 इस तरह से बढ़ते 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 कभी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो 80 डेसिबल का साउंड सुनेगा। तो बताना है वो कितना समय के बाद जो है वो 80 डेसिबल का साउंड सुनेगा। तो सवाल है वही कि इफ डिटेक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है, ये जो डिटेक्टर है वो सोर्स की तरफ जो है मूव करता है विद द स्पीड, with the velocity 2 meter per second, then find the time when detector observed 80 डेसिबल ऑफ साउंड, ठीक है, 80 डेसिबल के लाउडनेस जो है वो सुनेगा। ये सवाल है हमारा। चलिए तो ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। सवाल को जो है हम इरेज कर देते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि वो डिटेक्टर चलते गया चलते गया चलते 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 मान लीजिए यहां पर आ गया, यहां पर, और यहां पर जो है वो आ गया, और यहां पर वो 80 डेसिबल का साउंड जो है सुनेगा। बीटा डैश इक्वल टू कितना हो गया? 80 डेसिबल। हमको जो है टाइम निकालना है, कितना समय के बाद जो है यहां पर जो है सुनाई देगा। तो मान लीजिए कि एक टी टाइम के बाद जो इसको सुनाई देगा। बताइए कि अगर टाइम निकालना है तो टाइम यहां से यहां तक टाइम लगा टी, और स्पीड पता है। अगर हमको किसी तरह जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस पता चला जाए, हमको यहां से यहां तक डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम जो है टाइम इक्वल टू फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता चल जाएगा, और स्पीड तो दिया ही है, तुरंत निकल जाएगा। तो ए वाला डिस्टेंस बेसिकली हमको निकालना है। पहले जो है शुरुआत में ए वाला डिस्टेंस जो है 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि सोर्स से ए जो है अब डिटेक्टर वो x डिस्टेंस दूर आ गया, तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स 100 माइनस x होगा। ऑफ कोर्स कितना होगा? 100 माइनस x होगा। क्लियर हुआ ना? टोटल 100 में से ए वाला सेपरेशन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। क्लियर हुआ ना? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 100 माइनस, ठीक है। तो बताइए कि डिस्टेंस भी पता चला गया कितना? 100 माइनस एक्स अपॉन स्पीड भी पता है कितना 2, लेकिन x का वैल्यू नहीं पता। ये x हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आराम से समझिए कैसे निकालेंगे। पहले जो है इस पॉइंट पे देखते हैं इन लाउडनेस का फॉर्मूला। बीटा इक्वल टू होता है लॉग 10 बेस i बाई आई। बीटा जो है दिया हुआ है सवाल में 60 डेसिबल इक्वल टू 10 log 10 बेस i। इंटेंसिटी नहीं पता, अपॉन आई नोट का वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, नहीं पता है। अच्छी बात है। 10 से कितना बार में? 6 बार में, तो 6 इक्वल टू आ गया log, इसको m माइनस n लिख दीजिए, log m माइनस log n। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। इक्वेशन कितना मान लिए? फर्स्ट मान लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा कि अब जो है इस पॉइंट पे जो हम लाउडनेस लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो बीटा डैश इक्वल टू लिखेंगे log 10 बेस में। इंटेंसिटी यहां पर कितना होगा? यहां पे इंटेंसिटी अगर i है तो यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगा i डैश
बाई कितना आई लो। बताइए 10 से सॉरी यहाँ पे 80 डेसिबल था ना, 80 डेसिबल लिख दीजिए। 10 से कितना बार में 8 बार में, 10 से 8 बार में कैंसिल कर दिए तो 8 इक्वल टू हो गया log 10 बेस आई डेस अपॉन आई नोट। log आई डेस अपॉन आई नोट, log m अपॉन n क्या होता है? ऑफ कोर्स log m माइनस log n ये होता है, ठीक है। लेकिन आई डेस नहीं पता है वाला, क्या ये वाला पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। अब बताइए कि सेकंड से फर्स्ट को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड माइनस 1 कर रहे हैं, तो इक्वेशन सेकंड माइनस 1 करेंगे, सेकंड माइनस 1 करेंगे तो बताइए 8 माइनस 6 कितना होगा? ऑफ कोर्स 2 इक्वल टू ए वाला अलग कट जाएगा, बचेगा log 10 बेस आई डैश माइनस log 10 बेस आई, ठीक है। 8 में से 6 गया 2 इक्वल टू log 10 बेस कितना हो जाएगा? आई डैश अपॉन आई, log m माइनस log n इक्वल टू होगा log m अपॉन n। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब नहीं, हमको आई डैश और आई का रेशियो निकालना है, कितना होगा निकाल लेंगे, आराम से समझिए। एक बात बताइए कि इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बेसिकली पावर अपॉन एरिया। अब बताइए कि क्या हम सोर्स को आपको बोले हैं कि सोर्स को मूव किए हैं या सोर्स की पावर बढ़ाए हैं? हम तो ये कभी नहीं बोले हैं। मतलब सोर्स का पावर तो एक फिक्स है, सोर्स का पावर क्या है? फिक्स। एरिया जो है वो घटेगा बढ़ेगा, कैसे? क्योंकि यहां पे एरिया जो है वो बड़ा सा है स्फीयर का, यहां पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखेंगे तो यहां पे सर्कल का बड़ा सा सॉरी स्फीयर का बड़ा सा एरिया बनेगा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, लेकिन यहां पे छोटा सा स्फीयर बनेगा, तो एरिया जो है अलग अलग है। तो अगर हम यहां पर आई डैश आई अपॉन आई निकालना चाहें, आई डैश अपॉन आई, तो बताइए कि आई डैश की जगह पे लिखेंगे p बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आई डैश के लिए? तो आर है यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर बाई आई लिखेंगे p बाई एरिया, पावर तो फिक्स है लेकिन एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो है ए वाला जो पॉइंट था इंटेंसिटी आई वाला, ए वाला पॉइंट वो यहां से कितना डिस्टेंस दूर था? 100 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, p से p कैंसिल, और हमारे पास आई डैश बाई आई का वैल्यू आ गया कितना? 100 बाई x उसका होल स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर ऊपर और बाई x स्क्वायर है, 100 स्क्वायर बाई x स्क्वायर को लिखेंगे 100 बाई x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, क्लियर हुआ? तो अब जो है यहां पर हमको पता चल गया कि कितना है log 10 बेस कितना है? ऑफ कोर्स 100 बाई x का होल स्क्वायर। तो बताइए यहां पे कि 2 इक्वल टू पावर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है log 10 बेस, यहां पे दिख नहीं रहा, यहां पे बना देते हैं। यहां पे देखिए कि 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 जो है पावर से यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 2 log 10 बेस 100 अपॉन x। बताइए कि 2 से एक बार में कैंसिल और हमारे पास 1 इक्वल टू आ गया log 10 बेस 100 अपॉन x। हमको एक प्रॉपर्टी पता होता है कि इस 10 को इसके पावर में डाल सकते हैं, तो ये जो है इसके पावर में जाएगा तो बन जाएगा 10 का पावर 1 इक्वल टू 100 बाई x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। x इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। हमारे पास पता चल गया x का वैल्यू कितना? 10 मीटर। और अगर x पता चल गया तो यहां से पता चल गया कि 100 माइनस x माने 10 अपॉन स्पीड कितना था? 2 माने 90 बाई 2, 90 बाई 2 माने 45 सेकंड। 45 सेकंड के बाद जो है ये डिटेक्टर जो है वो कितना डेसिबल का साउंड सुनेगा? ऑफ कोर्स 80 डेसिबल का साउंड सुनेगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा लाउडनेस और लाउडनेस से इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा
सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव लिखिए या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव लिखिए। सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव लिखिए। ठीक है, चलिए तो हम आपको जो है वेव ऑन अ स्ट्रिंग में जो है डिटेल में पढ़ाए हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग के अंदर सुपरपोजिशन जो है डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, यहां भी जो है हम पढ़ेंगे उसी तरह का। ठीक है ना, वहां पर जो है हम लोग दो ठो स्ट्रिंग को लेते थे और दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है उसको सुपर इम्पोज कराते थे, फैक्टोरियली ऐड करते थे। तो यहां पर किसको ऐड करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, आराम से समझिए। आगे चलते हैं, देखिए आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि यहां पर एक साउंड सोर्स है S1, यहां पे एक साउंड सोर्स है S1 और यहां पर एक साउंड सोर्स है S2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां से एक साउंड आ रहा है और यहां से एक साउंड आ रहा है। ठीक है, एक साउंड यहां से आ रहा है, एक साउंड यहां से आ रहा है। अगर हम यहां पर इस पॉइंट पे अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट पूछे, नेट डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का, तो हम बताएंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीडियम पार्टिकल का, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये जो है हम डिस्प्लेसमेंट का ऐड सीख लिए। लेकिन हमारे जो बुक्स हैं और जो भी मटेरियल्स हैं उसमें जो है या ये जो है डिस्प्लेसमेंट का जो है सम नहीं दिया हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशर का दिया हुआ है। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में ना पढ़कर इसमें जो है साउंड वेव में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का ऐड नहीं है, होगा, लेकिन हमारे बुक में जो सवाल हैं वो किसके हैं, ऑफकोर्स प्रेशर के ऐड से दिए हुए हैं। इसलिए हम जो है इसको प्रेशर के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि S1 सोर्स है उसकी वजह से जो पार्टिकल आ रहा है, S1 जो है ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट है, S1 एंड S2 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। ठीक है, S1 एंड S2 वेक्टर जो है वो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर हम जो है इसको प्रेशर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो प्रेशर जो है मान लीजिए कि एक साउंड वेव यहां पर ऐसे आया, एक साउंड वेव यहां पर ऐसे आया। इस साउंड वेव की वजह से इस पार्टिकल के पास एक्सेज प्रेशर जो है और मान लीजिए P1 है, P1 क्या हमारा एक्सेज प्रेशर, एक्सेज प्रेशर, और किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट साउंड। और यहां पर मान लीजिए कि यहां पर P2 जो है वो ऑफकोर्स एक्सेज प्रेशर है, प्रेशर जो है ड्यू टू सेकेंड साउंड। अभी क्या है, ड्यू टू फर्स्ट साउंड। ठीक है, ये ड्यू टू सेकेंड साउंड है एक्सेज प्रेशर और ड्यू टू फर्स्ट साउंड। तो यहां पर जो नेट प्रेशर होगा, नेट एक्सेज प्रेशर वो होगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अब आप लोग बोलिएगा कि इस पे वेक्टर क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, आप लोग बोलिए, क्योंकि प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे वेक्टर हम नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। तो हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा हमारा सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में कि डिस्प्लेसमेंट का एडिशन हुआ, इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है ना, एक दो तो सवाल मिलेंगे, लेकिन मोस्टली सवाल जो है हमारे प्रेशर का एडिशन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम साउंड वेव में प्रेशर का एडिशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं। पहले जो है हम पहले कोहेरेंट सोर्सेस पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, वे सारे साउंड सोर्सेस या और भी कोई सोर्सेस जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उन सारे सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए, दोज साउंड सोर्सेस या बोलिए और सोर्सेस, कोई भी सोर्सेस हो whose
एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर सेम is called coherent sources. जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या हो, सेम हो, उनको बोलेंगे हम लोग कि वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए कि कोहेरेंट सोर्सेस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ओमेगा सेम होगा तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, ओमेगा सेम होगा तो, क्योंकि ओमेगा जो है डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो वे सारे सोर्सेज जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो उसको बोलते हैं कि वो सारे सोर्सेज क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे, जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, उनको बोलेंगे कि इनकोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ही जो है डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि एक सोर्स है S1 साउंड का सोर्स है, और एक और सोर्स है यहां पर S2। ठीक है, अब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा होगी, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ही जो है सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि इनका साउंड जो है ऐसे ऐसे आएगा, इनका साउंड भी ऐसे ऐसे आएगा, और इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो जो है क्या होगा, टकराएगा। मान लीजिए कि इन सोर्सेज के कारण जो ये जो साउंड वेव है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया x1, और इन वाले सोर्सेज के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ x2। ठीक है, x2। मान लीजिए कि ये जो सोर्स 1 है उसके कारण यहां पर एक्सेस प्रेशर जो है, यहां पर एक्सेस प्रेशर P1 वो है यहां पर दिया हुआ ऐसे P01 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये दिया हुआ है। और P2 दिया हुआ है, एक्सेस प्रेशर है दोनों साउंड का, वो दिया हुआ है P02 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा 2। ठीक है, ऐसे दिया है। ओमेगा क्यों सेम रखें, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हम जो सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं वो किन के लिए है, ऑफ कोर्स कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ही है। ठीक है, अब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज किए, टकरा गए, तो जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो रिजल्टेंट प्रेशर एक्सेस प्रेशर विल बी P1 प्लस P2। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है ना, हम फिर से नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से बताना नहीं चाह रहे हैं। तो जो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो होता क्या है, समझिएगा। पहले बताइए कि फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई इक्वल टू ऑफ कोर्स फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका kx2 हुआ था, इसका डिस्प्लेसमेंट kx1 हुआ था, और प्लस थीटा 2 माइनस इसका ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस थीटा 1। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा फाई इक्वल टू माइनस kx2 माइनस प्लस kx1, तो k कॉमन ले लेंगे तो होगा x1 माइनस x2 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, डेल्टा फाई इक्वल टू के के जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाय लेम्डा इनटू के x2 माइनस x1 माइनस x2। ए वाला जो वेव है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए वाला वेव जो है x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उनको हम पाथ डिफरेंस कहा जाता है, पाथ डिफरेंस। और प्लस ये जो है थीटा 2 माइनस थीटा 1 और थीटा 2 जो है इनिशियल फेजेस थे उनका डिफरेंस डेल्टा थीटा। ये आ गया हमारा फेज डिफरेंस। यहां पर ध्यान से देखिए कि जो फेज डिफरेंस आया है वो दो कारण से आया है। एक जो है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, पाथ में डिफरेंस होने की वजह से एक फेज डिफरेंस आया है। और दूसरा जो है डेल्टा थीटा वो ड्यू टू इनिशियल फेजेस की वजह से आया है। ठीक है, इनिशियल फेजेस के डिफरेंस होने की वजह से जो है हमारा यहाँ पे पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस आया है। ठीक है, अच्छी बात है। अक्सर जो है अक्सर इसको मिटा रहे हैं,
जनरली जो है एक थीटा वन इनिशियल फेजेज जो होते हैं, थीटा वन और थीटा टू, वो जीरो दिए रहते हैं, ठीक है ना, जीरो दिए रहते हैं। अगर जीरो दिए रहते हैं तो बताइए कि डेल्टा थीटा कितना होगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। तो बताइए कि डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेम्डा इनटू कितना, डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। अब बताइए कि दो ठो प्रेशर था, एक था P1 इक्वल टू P01 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन, और दूसरा प्रेशर था P2 इक्वल टू P02 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू। ध्यान से देखिए कि पहले वाले जो वेव था उसके प्रेशर एम्पलीट्यूड तो जो दिया हुआ था वो P01 था, जब दूसरा वेव था उसका जो प्रेशर एम्पलीट्यूड था वो P02 था। अगर हम नेट एम्पलीट्यूड पूछते हैं, नेट एम्पलीट्यूड तो क्या बताइएगा, नेट एम्पलीट्यूड अगर हम पूछेंगे, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये जो है हमारा नेट रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड है, ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड है। अगर नेट रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछें तो आप क्या बताइएगा, हम बता रहे हैं, हम ये बताएंगे P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2P01 P02 cos डेल्टा फाइव, ठीक है, ये बताएंगे। इसको थोड़ा सा हम एज कर रहे हैं, P02 cos डेल्टा, ये बताएंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर एक बात बताइए, ये तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इस प्रेशर को आप वेक्टोरियली कैसे जोड़ दिए? ऐसे तो दो तो वेक्टर को जोड़ते हैं, ऐसे तो दो तो वेक्टर को जोड़ते हैं, तो ऐसे आप कैसे जोड़ दिए दो तो प्रेशर को इस वेक्टोरियली? तो बताते हैं, आराम से समझिए, आराम से समझिए, यही चीज को जो है हम बताते हैं आराम से। देखिएगा, एक्चुअल में हम इसको नहीं जोड़े हैं, हम जो है इसको नहीं जोड़े हैं, तो किसे जोड़े हैं समझिए। मान लीजिए कि एक साउंड का सोर्स है S1 और एक साउंड का सोर्स है S2, इससे साउंड आया, इससे भी साउंड आया, इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड S1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है, दोनों नेट वेक्टर जोड़ेंगे तो आएगा S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। बताइए कि S1 प्लस S2 आएगा तो इसके लिए जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा, सॉरी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये तो वेक्टर है, इसके लिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नेट, वो तो होगा ना S01 का होल स्क्वायर प्लस S02 का होल स्क्वायर प्लस 2 S01 S02 cos डेल्टा फाइव, ये तो होगा कि नहीं बताइए, क्योंकि ये तो वेक्टर है। बताइए कि इस वाले का इक्वेशन तो होगा ना S1 इक्वल टू S01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस थीटा वन, ये होगा। S2 इक्वल टू होगा S नोट S02 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस थीटा टू, ये तो दोनों होगा। और इसका जो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ये तो वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये नहीं है। इसको हम कैसे लाए हैं आपको बता रहे हैं, सुनिए। आपको एक रिलेशन बताए थे कि प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है बीटा इंटू के स्नो, बीटा इंटू के स्नो, जिसमें पी नोट जो है, पी नोट वो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है, के जो है बीटा जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है मीडियम का, मीडियम पे डिपेंड करता है, और के जो है एंगुलर वेव नंबर होता है, ठीक है ना, जो साउंड के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और एस नोट जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। बताइए यहाँ पर कि बीटा और के तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मीडियम न चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो बताइए बीटा और के, देखिए यहाँ पर भी के चेंज नहीं किए, यहाँ पर भी के चेंज नहीं किए, तो के तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड अपॉन बीटा इनटू के। अगर बताइए कि अगर हम S01 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P01 अपॉन बीटा के,
अगर हम S02 लिखेंगे तो लिखेंगे P02 अपॉन बीटा के। इफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड में रिलेशन हो गया फर्स्ट वेव के लिए, और सेकेंड वेव के लिए जो साउंड वेव है उसके रिलेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड में S02 इक्वल टू P02 बाई बीटा। और एक चीज जो है उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, तो बताइए कि एस नेट को क्या लिखेंगे? एस नेट को लिखेंगे पी नेट, ऑफकोर्स पी नोट नेट बाई बीटा के इज इक्वल टू S01 को लिखेंगे P01 अपॉन बीटा के का होल स्क्वायर प्लस P02 अपॉन बीटा के का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P01 बाई बीटा के इंटू P02 बाई बीटा के इंटू कॉस डेल्टा फाई। बताइए बीटा के कैंसिल हो जाएगा और देखिए यही रिजल्ट जो है आपको नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हम इसको वेक्टोरियली ऐड किए थे? नहीं, हम तो वेक्टोरियली ऐड किसको किए थे? बताइए, हम तो वेक्टोरियली ऐड इसको किए थे। समझ गए ना? तो ये डाउट जो है किसी को आता होगा तो हम उसको सॉल्व कर दिए। क्लियर हुआ? चलिए, समझ गए ना? ये हो गया हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड ये हो गया। अच्छी बात है। अगर हम इंटेंसिटी का बात करते हैं, फॉर इंटेंसिटी का बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इनटू प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी अगर I1 है तो के लिखेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड P01 होगा। अगर सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 है तो के इंटू P0 क्या होगा? 2 होगा। ए वाला चीज हमको पता है। ठीक है, ए वाला चीज हमको पता है। अब यही चीज जो है इसके अंदर हम रखने वाले हैं, तो सुनिएगा कैसे रखेंगे। P नेट इक्वल टू है ऐसे P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2P01 इंटू P02 कॉस डेल्टा फाई। ये P01 जो बोल रहे हैं वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, P02 जो बोल रहे हैं वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है सेकेंड वेव का। अच्छी बात है। नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड की जगह पर हम लिखेंगे क्या? समझिए, आई नेट बाई के। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो P नेट, यहां पर P नेट का स्क्वायर लिखेंगे, ये भी प्रेशर एम्पलीट्यूड है, नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो लिखेंगे आई नेट बाई के बराबर इसके जगह पे लिखेंगे I1 बाई के प्लस इसके जगह पे लिखेंगे I2 बाई के प्लस 2 टाइम्स P01। बताइए P01 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के को नीचे लाएंगे, रूट लगा देंगे, तो बनेगा रूट I1 बाई के इंटू रूट I2 बाई के इंटू कॉस डेल्टा, ऐसे बनेगा। समझ गए? बताइए कि के और नीचे मल्टीप्लाई होकर भी कितना बन जाएगा? के कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए नेट जो इंटेंसिटी हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आगे हम सवाल करते हैं कुछ। ठीक है ना? सवाल करते हैं। समझिएगा, सवाल है इस तरह का, सवाल है कि यहां पर एक साउंड सोर्स है S1 और यहां पर एक साउंड सोर्स है S2, और यहां से भी इस तरह का साउंड आ रहा है, यहां से भी जो है साउंड आ रहा है। ए वाला जो साउंड है और ए वाला जो डिटेक्टर यहां पे लगा हुआ है, डिटेक्टर, ठीक है, ए वाला जो साउंड यहां पर आ रहा है और ए वाला जो साउंड आ रहा है, ए वाला साउंड यहां से 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए वाला साउंड जो है वो डिस्टेंस 8 मीटर किया। ए वाला 7 मीटर किया, ए वाला 8 मीटर किया। ठीक है, अच्छी बात है। वेवलेंथ जो है सवाल में लेम्डा वो दिया हुआ है 3 मीटर। सवाल में दोनों सोर्सेस साउंड की जो वेवलेंथ दी हुई है दोनों साउंड की वो कितनी दी हुई है? 3 मीटर। मतलब लेम्डा सेम है तो एंगुलर वेव नंबर क्या होगा?
सेम होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, लेमडा सेम है तो क्या होगा, एंगुलर वेव नंबर सेम होगा। सवाल है कि यहाँ पर फर्स्ट वेव जो है उसके कारण एक्सेस प्रेशर जो है, सवाल में एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड वो दिया हुआ है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड सेकेंड साउंड की वजह से वो दिया है 4 न्यूटन पर मीटर। अब जो भी सवाल बोला जाए वो हमको बताना है। सवाल है फर्स्ट नंबर, फाइंड द पाथ डिफरेंस, फाइंड द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है कि ए वाला जो साउंड वेव है 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए वाला साउंड वेव जो है 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इनके पाथ का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, ऑफ कोर्स x2 माइनस x1 माइनस 8 मीटर माइनस 7 मीटर कम्स आउट टू बी 1 मीटर। तो पाथ डिफरेंस जो है हमारा वो कितना है, ऑफ कोर्स 1 मीटर का है। क्लियर हुआ? पाथ डिफरेंस कितना का है, ऑफ कोर्स 1 मीटर का। अच्छी बात है। अगला जो है सवाल में, सवाल है फाइंड द फेज डिफरेंस, find the phase difference if there is no initial phase in both sound। जब दोनों साउंड वेव के अंदर जो है किसी भी प्रकार का इनिशियल फेज नहीं है, तो बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। बता देंगे, आराम से समझिए। हमको पता है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि इनिशियल फेजेस 0 है, इसलिए डेल्टा थीटा को कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बताइए कि डेल्टा थाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा इंटू लेम्डा, सवाल में लेम्डा जो है वो कितना दिया है, ऑफ कोर्स 3 मीटर दिया है, इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया है, ऑफ कोर्स 1 मीटर। तो आगे मेरे पास 2 पाई बाई 3। तीसरा सवाल है फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड परसीव्ड बाय डिटेक्टर। ठीक है, ये जो डिटेक्टर है वो कितना रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है सुनेगा, ये हमको बताना है। बता देंगे, कौन सा बड़ा बात है। बताइए कि हमको नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड पता है अंडर रूट P01 का होल स्क्वायर प्लस P02 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P01 इंटू P02 कॉस डेल्टा, ये पता है हमको। ठीक है, बताइए यहां पर कि अंडर रूट P01 पहला साउंड जो है उसके कारण एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरे साउंड की वजह से 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आया दोनों साउंड की वजह से, 2 पाई बाई 3। बताइए कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 120 डिग्री। कॉस 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब कोस माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 60 माइनस 1/2, तो आ गया माइनस 1/2। तो इसका वैल्यू हो गया 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास बताइए 16 और 9 कितना हो गया, 25 माइनस 12 हो गया हमारे पास कितना, अंडर रूट 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो डिटेक्टर कितना सुनेगा, अंडर रूट 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सुनेगा। क्लियर हुआ है? चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल कीजिए। एक और सवाल कीजिए। सवाल है इस तरह का कि यहां पर दो ठो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, ठीक है, और एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है, ठीक है।
ट्यूनिंग फॉर्क के बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 2l। कितना दिया है? l, 2l। सवाल में दिया हुआ है 2l दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब ये जो है ट्यूनिंग फोर्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्स ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने की वजह से क्या हुआ कि यहां से साउंड निकला और एक डिटेक्टर के पास जो है पहुंचा, जो फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क से, ट्यूनिंग फॉर्क फर्स्ट है, ट्यूनिंग फॉर्क सेकंड है, से कितना डिस्टेंस 9l/2 डिस्टेंस दूर है। ये वाला पॉइंट पी पॉइंट पे एक डिटेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से सवाल है कि इफ डिटेक्टर परसीव या ऑब्जर्व टू प्रेशर एम्पलीट्यूड P नोड एंड 3P नोड, और इसका वेवलेंथ जो है साउंड का वो दिया हुआ है सवाल में लैम्डा नोड, ठीक है ना, लैम्डा नोड दिया है सवाल में, P नोड एंड 3P नोड, देन फाइंड the resultant pressure, find the resultant pressure amplitude observed by detector, ठीक है। इस P पॉइंट पे डिटेक्टर लगा हुआ है D, और बताना है कि ये जो है दो ठो साउंड का एम्पलीट्यूड सुनता है, एक P नोड और एक 3P नोड, तो बताना है कि P पॉइंट जो है उस पे नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा। यहाँ पे डिटेक्टर है, तो बताइए कि दो ठो प्रेशर एम्पलीट्यूड इसलिए देख रहा है वो क्योंकि एक साउंड जो है इस ट्यूनिंग फॉर्क से आएगा और एक साउंड इस ट्यूनिंग फॉर्क से आएगा, तो दो ठो प्रेशर एक्सेस प्रेशर उसको दिखाई देगा, एक P नोड का एक 3P नोड का। तो बताना है कि नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा। बताइए कि नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड बताना है हमको, तो क्या होता है फॉर्मूला? होता है फॉर्मूला P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2P01 इंटू P02 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। अब हमको डेल्टा फाई थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे आराम से, समझिए। P नेट इज इक्वल टू अंडर P01 कितना है? ऑफ कोर्स P नोड है तो P नोड का स्क्वायर प्लस P02 कितना है? ऑफ कोर्स 3P नोड है उसका स्क्वायर प्लस 2P नोड इंटू 3P नोड इंटू कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना है हमको नहीं पता, हम बता देंगे डेल्टा फाई कितना है, ठीक है। डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू होगा 2 पाई बाय लेम्डा नोट है इसका वेवलेंथ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेम्डा नोट। ये डेल्टा एक्स जो है वो क्या है हमारा? पाथ डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक वेव ने जो है डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल की? 9l/2 डिस्टेंस ट्रेवल की, और एक वेव ने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 9l/2 माइनस 2l। तो पाथ डिफरेंस तो इतना का आया है। ए वाला जो डिस्टेंस है, ए वाला वो वेव ज्यादा ट्रेवल किया, ठीक है ना, इसलिए जो है पाथ डिफरेंस आया है यहाँ पे। क्लियर हुआ? पाथ डिफरेंस आया है। पाथ डिफरेंस कितना का आया है, ठीक है, तो अभी निकाल देंगे। ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल की 9l/2 और ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल की कितना? ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया 9l/2 माइनस 2l, ठीक है, ए वाला। तो पाथ डिफरेंस कितना का है? ऑफ कोर्स 2l का है, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना का है? ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल कम किया, ए वाला ज्यादा किया, दोनों तो कॉमन यही वाला किया है, पाथ डिफरेंस ए वाला है, तो इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखेंगे x1 माइनस x2, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेम्डा नॉट इनटू। देखिए कि हम क्या करेंगे, x1 ए वाला कितना है 9l/2 माइनस फर्स्ट वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां तक जाने के लिए, और सेकेंड वेव इतना माइनस 9l/2 माइनस 2l। ए वाला कैंसिल हो गया, और हमारे पास डेल्टा फाई का वैल्यू आ गया 2 पाई बाय लेम्डा नॉट इनटू माइनस माइनस प्लस 2l।
तो 2 जा 4 पाई एल अपॉन एम, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस। ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इतना जो है लेंथ, इतना लेंथ जो है दोनों वेव ने ट्रेवल किया। देखिए ए वाला भी जो है इतना ट्रेवल किया, ए वाला भी जो है इतना ट्रेवल किया, ज्यादा कितना किया ए वाला, तो यही जो है हमारा क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर नेट प्रेशर जो है एम्पलीट्यूड आ जाएगा P0 का स्क्वायर और 3 3 जा 9 P नोट स्क्वायर, 9 P नोट स्क्वायर प्लस P नोट स्क्वायर कितना 10 P नोट स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 P नोट स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 P नोट स्क्वायर और इनटू cos डेल्टा पाई, cos डेल्टा पाई cos कितना है, डेल्टा पाई है हमारे पास 4 पाई L अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है आगे मेरे पास कितना P नोट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 10 प्लस 6 cos 4 पाई L अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल जो कर लिए। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा एक इंटेंसिटी का सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल करते हैं, देखिएगा सवाल है कि यहां पर एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, इससे साउंड निकल रहा है, एक साउंड ऐसे आता है, एक साउंड ऐसे आता है। ठीक है, और इन साउंड की वजह से जो फेज डिफरेंस दिया है सवाल में वो दिया है π/3 का, कितना दिया है π/3 का, और यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो 2 इंटेंसिटी का साउंड ऑब्जर्व करता है, एक I1 जो दिया हुआ है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और एक I2 जो दिया हुआ है 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सवाल है फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड बाय डिटेक्टर। ठीक है, ये जो डिटेक्टर है यहां पे लगा हुआ वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना सुनेगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए बनाइए, आराम से समझिए। हम अभी आपको बता दिए थे कि नेट इंटेंसिटी जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, ये बताए थे। बताइए कि नेट इंटेंसिटी जो है वो होगा I1 कितना है, अपोज 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्लस I2 कितना है, अपोज 6 है, 2 रीड 4 इंटू 6 इंटू कॉस डेल्टा फाई इज π/3 cos π/3 कितना होता है, अफकोर्स cos π/3 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नेट जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी 10 प्लस अंडर रूट 24 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी ये जो इंटेंसिटी होता है उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, बता देना वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर जो है वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से क्यों, क्योंकि हम इंटेंसिटी इक्वल टू बताए थे पावर अपॉन एरिया, पावर का यूनिट वाट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये जो है सवाल था मेरा जो हम सीख लिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं।